सर, चूँकि आप एयर कॉमोडोर हैं, तो हमें इस हवाले से बताइएगा कि ईरान की जानिब से जो तैयारे गिराए गए हैं, जो एयर स्ट्राइक की गई है, जो अमेरिका के तैयारे गिरे हैं, बाद में ट्रंप कहते फिरते हैं कि वो हमने खुद गिराए हैं। इसमें कितनी हकीकत है और ये किस तरह से पॉसिबल हो सका मीज़ल्स से? जी बिल्कुल। मैं तो अभी तक ये समझ पाया हूँ कि जो ईरान क्लेम कर रहा है उसमें बेहतर क्रेडिबिलिटी है। जिस हुँ, दिन ये 3 F-15 डाउन हुए थे $285 मिलियन के, मैं उस दिन भी कह रहा था कि फ्रेंडली फायर से एक जहाज गिराया जा सकता है गलती से। हुँ, और एक जहाज की मैं मिसाल दे देता हूँ कि फरवरी 27 2019 को जब अभिनंदन का जहाज हमने मार गिराया था पाकिस्तान में, तो इंडिया ने आउट ऑफ पैनिक अपना एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। ये ओह! होती है फ्रेंडली फायर। एक पैनिक एलिमेंट सेट इन हो जाता है। यहाँ तक तो अलाउंस होता है, और हुँ, वजह ये होती है कि टाइप ऑफ डिसीजंस होते हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है। फ्रेंडली फायर का पॉसिबिलिटी होती है, हर जंग में हो सकती है, लेकिन टीम जहाज नहीं होती। मैं तो पहले दिन ये कहा। उसके बाद KC-135 A2A फ्यूलर टैंकर है, 60 साल से सर्विसेज कर रहा है, जहाजों को पेट्रोल भरता है हवा के अंदर, लेकिन हुँ, वो उसका गिर जाना कैसे हुआ? ये उनकी किस्मत है या ईरानियों की किस्मत है? ये बात F-35 वो क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने, अमेरिका ने माना कि वो डैमेज हुआ है या इमरजेंसी में लैंड किया है। लोग कह रहे हैं कि उनका जहाज बच गया। वेस्ट और अमेरिका इसको सेलिब्रेट कर रहा है। मैं हुँ, कहता हूं आपके जहाज के साथ इंडियन मिसाइल सॉरी ईरानियन मिसाइल का कांटेक्ट हो गया। जब आपका एग्ज़ैक्टली। मिसाइल का कांटेक्ट हो जाता है, वो तो आपकी किस्मत है कि वो ऐसी जगह मिसाइल लगा या वेपन लगा कि आपको डिस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई और जहाज लैंड कर पाया। हुँ, लेकिन कांटेक्ट हर दफा मतलब ये तो नहीं होता कि जहाज बच जाएगा। तो ये उनको कंसर्न होना भी चाहिए, और आई एम श्योर अमेरिकन के अंदर बहुत रिलक्टेंस हो गई होगी F-35 को इस्तेमाल करने में, हुँ। कि ये तो जहाज निशाना बन गया है। तो आई थिंक उनको बहुत कुछ सीखने को है, अमेरिका के लिए भी, और ईरान को भी बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा कि हम इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद उनके फाइटर्स को गिरा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। सर, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक आम लोगों के लिए अगर हम समझाना चाहें कि इस पर मुकम्मल कब्ज़ा किसका है, मुकम्मल तौर पर अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो किन-किन ममालिक को नुकसान पहुँचता है? जबकि हमें पता चला है कि अमेरिका और इज़राइल और इनके इत्तेहादियों के लिए तो गुज़रगाह जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन पाकिस्तान और बाकी जो ईरान के दोस्त बरादर ममालिक हैं उनके लिए रास्ता खुला है। लेकिन उसके बावजूद जो ट्रैफ़िक है ना वो 95% डाउन है, जिसकी वज़ह से हम देख रहे हैं कि दूसरे मामलात जो हैं तेल के और एलपीजी और ये वाले मामलात भी सामने आ रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये ईरानियन ने बड़े क्लियर स्टेटमेंट दे दी है, और आई थिंक बड़ी मीनिंगफुल है। उन्होंने कहा है कि अब्नाए हरमुज़ हर उस मुल्क के लिए या उस मुल्क के बहरी जहाज़ों के लिए खुला है जो हमारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। जी। बहुत ही सादा फॉर्मूला दे दिया। इसका मतलब है कि जो भी प्रो अमेरिका इस वक्त फोर्सेज हैं, प्रो इज़राइल फोर्सेज हैं, उनके लिए बंद है। ये एक ईरान की एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ है, जो उनको पहले नहीं पता था कि हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं। क्योंकि हुँ, सोचा ज़रूर होगा कि हम बंद कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह वो मैनिफेस्ट कर पाए हैं, यानी उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, कि जिसके अंदर इंडिया का 70-80% तेल रुका हुआ है, जापान का 90% रुका हुआ है, अपना वो ऑब्वियसली पहले भी नहीं बेच रहे थे, पहले तो उनको बेचने की इजाज़त ही नहीं मिल रही थी। लेकिन ये एक न्यू फाउंड स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से आपने देखा कि ईरान की टोन बदल गई है, वो एक बार्गेनिंग पोज़ीशन पर आ गए हैं, वो उन्होंने सख्त शराइत ऐसा ही रखी है। हैं जो 5 हैं, वो इन्हीं बेस पर है कि उनको रियलाइज़ हुआ है कि हमारी तो बहुत स्ट्रेंथ है, और दुनिया की हम जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक आर्टरी को ब्लॉक किया हुआ है हमने, हुँ, हमने चोक किया हुआ है। तो वो चोक करने की जो उनकी कैपेबिलिटी है, ये उनको ये पता भी नहीं होगा शायद जंग से पहले। मेरा ख्याल ये है कि इतनी कारगर होगी कि ज़ाहिर है तमाम के तमाम मुल्क उनसे उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान सिर्फ कर नहीं रहा, इसका मतलब है सिर्फ ब्लॉक नहीं किया हुआ, ब्लॉक लफ्ज़ नहीं है, वो मैनेज कर रहा है, और मैनेज हुँ। अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। यानी जिसको भेजना चाह रहा है उसको भेज रहा है और जिसको उसने स्टॉप करना है उसको कर रहा है। अच्छा, हमने देखा कि इंडिया के साथ तो बहुत प्यार था ईरान का और ईरान के भी ताल्लुकात अच्छे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इंडिया में शदीद कहत जो है ना वो सूरत हाल पाई हुई है इसकी पेट्रोल और दीगर चीज़ों की। तो लंबी लंबी कतारें जो है वहाँ पर लगी हुई हैं, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक है। ये जो वीडियोज़ हैं ये भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। तो क्या इसराइल ज़ाहिर है इंडिया का ज़्यादा एलाय है, तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो थे ना, वो जंग शुरू होने से 2 दिन पहले गलत बस में बैठ गए। सादा लफ्ज़। वो वो बस उस तरफ नहीं जाती जिस तरफ वो जाना चाह रहे थे। वो अच्छा। इज़राइल पहुँचे, तल अवीव में उन्होंने कहा कि ये हमारा फादरलैंड है, ये हमारा मदरलैंड है, मोर देन अ ब्रदर, उन्होंने वेलकम ले लिया। वो हुँ, समझ रहे थे कि हमला हुआ चाह रहा है, ईरान ने नाकाम हो जाना है या डिफीट हो जाना है। मैं विक्टोरियस साइड पे पहले ही जाके खड़ा हो जाऊँ, अपनी हाज़िरी लगा दूँ कि मेरा नाम लिख लें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। सही। उनको पता ही नहीं था कि उसके बाद आने वाले 1 महीने के अंदर चीज़ें डायनामिक किस तरह चेंज होंगे। हुँ, फिर यहाँ तक नहीं सिर्फ हुआ, उन्होंने एक और बहुत बड़ी गलती की, जिसको मैं बहुत ज़्यादा अफ़सोस के साथ ही आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो ये
कि जो तकरीबन 150 के करीब 160 उनके जो शिप के जो क्रू था वो मारा गया, जिसको अमेरिका के टॉर्पीडो ने सबमरीन के जरिए निशाना बनाया। हम्म। ये वो बहरी जहाज था जो इंडिया का मेहमान था और एक पार्टनरशिप ओह। ग्लोरिफिकेशन के लिए, एक मीटिंग के लिए वहां गया हुआ था। अगर ये जहाज हिंदुस्तान गया था और नॉन कॉम्बेटेंट जहाज था, ये लड़ाई के लिए नहीं था, इस पर वेपन कोई नहीं था, ये गुडविल और पार्टनरशिप, ग्लोबल फ्रेंडशिप के लिए और बहुत सारे मुल्कों के साथ ये भी जहाज पहुंचा हुआ था। अगर वहां पे नो लेस देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मौजूद थे जब इस जहाज को वहां से भेजा गया है, दो तरीके थे उसको। एक, अगर भेजा जाना था तो अमेरिका से इसको अश्योर्ड पैसेज लेके भेजना चाहिए था, क्योंकि मेजबान इंडिया था। उसको हम्म। इंश्योर करना चाहिए था कि अनआर्म्ड सिविलियन काइंड ऑफ है, तो वो नेवी का जहाज लेकिन अनआर्म्ड था, नंबर वन। ऐसा ही है। अगर वो पैसेज ना देते तो इंडिया को जहाज को एंकरेज रखना चाहिए था इंडिया में, हम्म। ताकि वो गुडविल क्रिएट कर सके कि हमने आपका क्रू और जहाज जंग के दौरान में, ये बहरी जहाज तो महीनों के हिसाब से रह लेते हैं, उसका ऐसे कोई है। मसला तो नहीं था। उसको रवाना कर दिया गया, उसको अमेरिका ने टारगेट किया। और ये एक और बहुत बड़ी गलती। तो आपने देखा कि ईरान को अब रियलाइज हुआ है कि इंडिया सही मानों में किसकी तरफ खड़ा है और हमारे कहने पे नहीं हो रहा। अब हम्म। आखिरी बात एक बड़ी क्विक मैं क्लोज करने के लिए एक डाटा के साथ सपोर्ट कर देता हूँ। मिसेज इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो वियतनाम पे अमेरिका ने हमला किया। हम्म। उसने अमेरिका ने बहुत जोर लगाया मिसेज इंदिरा गांधी को कि आप हमारा साथ दें, वियतनाम के खिलाफ अपनी फौजें भेजें। इंदिरा गांधी ने नहीं भेजी। फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, जब सदाम हुसैन पर हमला किया तो अमेरिका ने फिर कहा कि अपनी फौजें इराक में भेजें, हमारा साथ दें। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बिल्कुल नहीं भेजी फौजें। मैं इंडिया वो जानता हूँ, मैं उस हम्म। इंडिया को जानता हूँ जिनके यासिर अरफात ज्यादा दोस्त थे इंडिया के हमारी निस्बत अपनी जिंदगी में, पीएलओ के जो थे, ठीक। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन। तो मैं तो उस इंडिया को जानता हूँ। अब ये कौन सा इंडिया है जिसने जाके सारे फलस्तीन की 78-79 साल अपनी कॉज को छोड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी मिसेज इंदिरा गांधी को स्टैंड को छोड़ा, और जाके जैसे नेतन्याहू को जब हाथ मिलाया, गले मिले, और जैसे मैंने कहा अल्टीमेटली प्रूव ये हुआ कि वो बस कहीं और जा रही। ठीक है। तो सर इससे तो नितनयाहू की जो हम देख रहे हैं कि एक तो वो डिसअपेयर हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही, जितनी भी उनकी वीडियोस आ रही हैं वो एआई वाली आ रही हैं। तो ये देखने के बाद एक तो इस हवाले से बताइएगा कि आपका क्या इन्फॉर्मेशन कहती है। दूसरा, ये देखने के बाद मोदी की तो रात की नींदें उड़ गई होंगी, क्योंकि वो इसराइल का एलाई इसलिए बना हुआ था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कल को जब उसको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मार्का हक में भी उसकी मदद की गई, तो मज़ीद अगर उसको, वैसे तो वो उसने मुँह की खा ली है पाकिस्तान से, तो अगर दोबारा कभी उसने इस तरह की हज़ीमत की तो अमेरिका या इसराइल जो है वो उसकी हेल्प करेगा। तो जब ईरान ने जिस तरह से कामयाबी समेटी, आप तो उसकी रात की नींदें उड़ गई होंगी कि ये तो सब कुछ उलट पड़ गया। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपकी जो पावर टू हर्ट होती है वही आपकी पावर टू बार्गेन होती है। हम्म। ईरान ने डेफिनेटली सरप्राइज दिया है, पाकिस्तान ने हिट बैक भी किया है। ऑब्वियसली उसने वो कुछ कर दिखाया जो तवक्को नहीं कर रहे थे। 4 हफ्ते तो अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद भी नहीं सोच सकते होंगे कि मुझे इतनी रेजिस्टेंस मिलेगी और अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कोई हासिल भी नहीं होंगे। हम्म। अभी अपने लोगों के लिए टेक होम अमेरिका का मुझे नहीं कुछ नजर आता कुछ शेयर करने को, कोई वॉर ट्रॉफी को दिखा सके कि ये मैं जीत कर आया, वो नहीं है। ईरान ने तो पहली वॉर ट्रॉफी किसी को नहीं दिखानी थी, उन्होंने तो हम्म। सिर्फ एक काम करना था, वो करना था सर्वाइव। और उन्होंने करना था सस्टेन जंग को, वो उन्होंने कर लिया है। अब एक एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट है, अगर पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर सके कि उनको फेस सेविंग दे और ऑब्वियसली वो विन विन जाकर कह सके अपने लोगों से कि मैं भी जीत गया। लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी, और नेतन्याहू भी जो गायब है। और एक और चीज आप शहरवालों जरूर ध्यान में रखें कि आप जैसे सोशल मीडिया का प्रेशर देखें कितना है, कि हम्म। वो जाली वीडियो डाल डाल के अपने आप को सर्वाइव कराना भी शो कर रहे हैं। दैट मीन्स उनको निकलना पड़ा, चाहे आर्टिफिशियली निकलना पड़ा है, चाहे वो इस दुनिया से जा चुके हैं तब भी उनको निकलना पड़ा है। यानी आप एक प्रेशर कैसा माउंट होता है जो मीडिया लॉन्च कर देता है और कैंपेन इस हद तक ले जाता है कि आप हम्म। अपने आप को साबित करें कि आप जिंदा हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो तो वक्त बताएगा कि अब टेक होम उन दोनों मुल्कों के लिए क्या है, जो कि मेरा ख्याल है अभी तक कोई सब्सटेंशियल बात नहीं है जो अपने लोगों को दिखा। हम्म।